वी हैव थ्री वेक्टर्स, दे आर नॉन कोप्लिनर, ठीक है। और तीन वेक्टर है नॉन कोप्लिनर है, तब क्या होगा? तब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में यदि हमने ऐसा लिख दिया लैम्डा वन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टू वेक्टर बी प्लस लैम्डा थ्री वेक्टर सी इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसका सीधे सा मतलब है कि लैम्डा वन, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री आर सर्टेनली, ये नॉन कोप्लिनर के लिए भी ट्रू है, ठीक है। यस, तो दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रूव करूंगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या लिखा है, लैम्डा वन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टू वेक्टर बी प्लस लैम्डा थ्री वेक्टर सी इज इक्वल टू म्यू वन वेक्टर ए प्लस म्यू टू वेक्टर बी प्लस म्यू थ्री वेक्टर सी। इन सबको इस तरफ लेके आते हैं, लैम्डा वन माइनस म्यू वन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टू माइनस म्यू टू वेक्टर बी प्लस लैम्डा थ्री माइनस म्यू थ्री वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। नाउ दे आर लीनियर कॉम, अब ये लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है कि एबीसी आर नॉन कोप्लिनर, राइट। अब नॉन कोप्लिनर है मतलब ये दो सब जीरो होने चाहिए। तो लैम्डा वन माइनस म्यू वन को जीरो किया, फिर लैम्डा टू माइनस म्यू टू को जीरो किया, फिर लैम्डा थ्री माइनस म्यू थ्री को जीरो किया। जब जीरो करोगे तो ये कंडीशन मिल जाएगी, देखो जो मुझे चाहिए, करेक्ट। क्यों? क्योंकि नॉन कोप्लिनर है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो कांस्टेंट है वो जीरो आएगा। फिर मुझे मिल गया। समझ में आया कैसे प्रूव किया? दैट्स ऑल वी हैव डन। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़े। एक मिनट सर। इसको नोट कर लो। गलत हो गया ना, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन। यदि ABC are non-covalent vector, then any vector D in a space can be uniquely represented as this one। वही सेम बात। यदि हमारे पास मान लो एक प्लेन है, इसमें तीन वेक्टर हैं, चार हैं एक्चुअली, वो सब एक ही प्लेन में है, तो चौथे वेक्टर को हम तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और अपोजिट भी ट्रू है, वेक्टर डी कैन बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थ्री वेक्टर। वेक्टर डी कैन बी लैम्डा वेक्टर ए प्लस लैम्डा टू वेक्टर बी प्लस लैम्डा थ्री वेक्टर सी, सिंपल। और सिमिलरली फॉर सी ऑल्सो, सी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थ्री वेक्टर, समझे? म्यू वन वेक्टर ए प्लस म्यू टू वेक्टर बी प्लस म्यू थ्री वेक्टर डी, करेक्ट। ये सब ट्रू है। वन वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थ्री। यस, ऐसा बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। और यदि मान लो किसी ने, यूनिकली का मतलब क्या है कि मान लो किसी ने कोई और कांस्टेंट यूज कर दिया, जैसे म्यू वन वेक्टर ए, म्यू टू वेक्टर बी और म्यू थ्री वेक्टर सी, तो हम म्यू वन और लैम्डा वन बराबर करेंगे, म्यू टू लैम्डा टू बराबर होगा, म्यू थ्री लैम्डा थ्री बराबर, क्योंकि यूनिकली मतलब उसका और कोई भी वो नहीं होगा कि मतलब उसको मल्टीपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट नॉट लाइक दैट। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अभी तक हमने क्या देखा, यदि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दे आर नॉन कोलिनियर, और वेक्टर सी उसी प्लेन में है, तो वेक्टर सी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, राइट। और यदि कोप्लिनियर है तो हमें तीन वेक्टर चाहिए।
तीन वेक्टर यदि को क्लीनर है तो चौथा उसके तीनों के लिए कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रू और फॉल्स। तो बताना मुझे, यस। पहला क्वेश्चन, लैम्डा वन वेक्टर है प्लस लैम्डा टू वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, then lambda 1 is equals to lambda 2 is 0, true or false? ट्रू। Why true? अभी बताया था ना, बताया था ना एक बार। हाँ सर, और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी से भी प्रूफ कर सकते हैं। नहीं, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन कोलिनियर, राइट? हम्म। हम्म। यस, यदि नॉन कोलिनियर होगा तभी होगा। यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, देयर इज नो इनफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट? तो इट इज फॉल्स, सिंपल। नेक्स्ट, उन्होंने बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी इज इक्वल टू म्यू 1 ए प्लस म्यू 2 बी, then lambda 1 is equals to mu 1 and lambda 2 is equals to mu 2, true or false? अब तो आंसर लिखना है उसमें, तो क्या ये भी फॉल्स ही है? क्यों? क्योंकि तब ट्रू होगा जब ए और बी कोलिनियर वेक्टर से, राइट? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कि ए और बी कोलिनियर है कि नॉन नॉन कोलिनियर, राइट? यस, यस सर। मतलब लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू म्यू 1 कब होगा? जब नॉन कोलिनियर होंगे, राइट? क्योंकि जब भी तो जीरो आएगा ना, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, तीसरा पढ़ो। उन्होंने बोला कि लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, lambda 1 vector a plus lambda 2 vector b plus lambda 3 vector c is equals to 0, then lambda 1 lambda 2 lambda 3 is equals to 0। कब ट्रू होगा ये? जब a और b और c तीनों क्या हो? नॉन को लेना हो। नॉन कोप्लेनर, ठीक है? इधर भी हम ऐसा कह सकते हैं। मैं तो उसने कुछ बोला ही नहीं, दिस इज फॉल्स, समझा? तो ऐसा बताओ, lambda 1 vector a plus lambda 2 vector b plus lambda 3 vector c equals to mu 1, ट्रू फॉल्स? फिर उसका आंसर नहीं लिखा। तो ये भी फॉल्स होगा ना, इसकी भी ये कोई फॉल्स होगा कंडीशन। क्योंकि इसमें भी कोई कंडीशन नहीं लिखी। ये कब लिख सकते थे, तो ये बताओ, when we can write this, when a अगेन b फॉर c are कोप्लेनर। non coplanar, right? नॉन कोप्लेनर, सॉरी। कोप्लेनर होगा तो तीनों को हमेशा में लिख सकते हैं, लेकिन नॉन कोप्लेनर है तो वैसा, ठीक है? पढ़ो पांचवा। उन्होंने बोला वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, लैम्डा 1 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 2 वेक्टर बी और थ्री गिवन वेक्टर्स, वेक्टर लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर यूनिक। ये कब यूनिक होगा? फॉल्स। यूनिक कब होगा? जब जब सी कोई। इज कोलिनियर, राइट? हम्म। कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट? या फिर हम कह सकते हैं उसी कोप्लेनर में हो, राइट? तो इनफ इंफॉर्मेशन है नहीं तो नहीं लिख सकते, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये सब ऐसे बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्टेंट प्लेन, मतलब किसी वेक्टर की पोजीशन को हम किस प्रकार से आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम आगे, अभी तक हम जो एक्चुअल मैथ्स वेक्टर थ्योरी था वो हम पढ़ने वाले हैं। अब ये वेक्टर अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है? तो अभी तक जो था वो सब टर्मिनोलॉजी थे और बेसिक बेसिक हमारा दिन कर रहे थे कि लिंक कोप्लिनर कोलिनियर का मतलब, क्योंकि यहाँ पर जब मैं भी बच्चा पढ़ रहा था तो उसमें बहुत डाउट होता था कि कोप्लिनर का मतलब क्या है, कोलिनियर क्या होता है। अब तुम लोग को डाउट क्लियर हो गया, नहीं? तो ये सब ध्यान, चलिए। तो थोड़ा सा 3D में लेना पड़ेगा, तो तुम लोग थोड़ा विजुलाइज करोगे तो अच्छा रहेगा, करेक्ट? लेट्स सी। तो विजुलाइजेशन के लिए तुम अपने रूम को देख सकते हो। रूम में एक कॉर्नर को पकड़ लो जिसमें तीन लाइन जा रही होंगी, राइट? तीन लाइन खुल रही होंगी, है ना? एक इस तरफ जा रही होगी, मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। ऐसा है ना, एक एज है,
यहाँ पर एक ऐसे दो लाइन खुल रही है, राइट। एक रूम का कॉर्नर देख लो, हम एक को बोल देंगे एक्स एक्सिस, एक को बोल देंगे वाई एक्सिस, ऊपर वाले को जेड एक्सिस, और किसी को भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3D का शेप। ठीक है, समझ में आ रहा है। विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो मैं इसे दिखाना बहुत मुश्किल होगी। अब तुम रूम में कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, यहाँ पर ये 2D में नहीं है, ये 3D में पॉइंट है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, तो एक्स वाई प्लेन में गिरा हुआ, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है ये। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका लेंथ मैंने मान लिया एक्स, ये मैंने मान लिया वाई, और ऊपर हमारे ये लेंथ जेड। तो ये जो है ना, ये हो गया एक्स लेंथ, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई माना, इसको नॉट छोड़ो। और फिर हमने इसको मान लिया ये हमारा एक्स एक्सिस के अलावा है, तो ये वाई एक्सिस के अलावा ऊपर हम बैठे। और उसके बाद हम इसकी पोजीशन मानेंगे एक्स वाई जेड। ये 3D में तुमने पढ़ा थोड़ा सा 3D। जैसे हम 2D में हाँ कोई भी सर। पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स लेते थे, तो इसके पॉइंट की कोऑर्डिनेट मान लो 3,2, मतलब अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 यूनिट रही। और वाई एक्सिस में चलने के लिए वाई एक्सिस के पहले 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे यदि हम 3D में कोई पॉइंट लेते हैं, तो उसमें 3 कंपोनेंट आते हैं, एक्स वाई और जेड, राइट। तो जो मान लो किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट 3D में 1,2,3, इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चल रहा हूँ, फिर वाई एक्सिस के अलाउंग 2 यूनिट, और जेड एक्सिस के अलाउंग, जेड एक्सिस पे ही नहीं, मतलब अलाउंग का मतलब समझते हैं ना, इट्स पैरेलल। तो वाई एक्सिस जेड एक्सिस से पहले 3 यूनिट चले। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ओके। तो अब हम ध्यान से देखना, इसी को मैं विजुअलाइज करके वेक्टर में भी लिख जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो हमारे पास ये, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, और ऊपर जेड एक्सिस। और यहाँ पर 3D में कोई स्पेस में कोई पॉइंट है 3। यहाँ से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने मान दिया। अब चूंकि इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड थे, राइट, तो जब मैंने इसको एक्स वाई प्लेन पे गिराया, तो ये होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, एग्री, क्योंकि जेड एक्सिस को जीरो कर दिया। अज्यूम करने की कोशिश करना, ठीक है। रूम पे देखो, वहां पर स्पेस में कोई पॉइंट है, वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जो एक्स वाई प्लेन पे गिरा। अब एक्स वाई प्लेन पे गिरा तो ऐसे गिरा, ठीक है। अब तुम इसको 2D में अज्यूम करना, 2D के हिसाब से ये इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगी और इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगी, बताओ। ये 2D पे है, इसको अब जेड को भूल जाओ, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है मान लो, ठीक है। तो उसके एक्स कॉमा कोऑर्डिनेट्स क्या वाई। आएंगे, दिस विल बी एक्स कॉमा जीरो राइट। ओके हाँ। और ये कितना आएगा, 0,y,0, करेक्ट। वाई कॉमा वाई। सिमिलरली फॉर जेड, जेड पे मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, तो क्या आएगा इसके कोऑर्डिनेट्स, 0,0,जेड। आर यू गेटिंग? तो अब देखना, मैंने यहाँ से शुरू किया, ओरिजिन से शुरू करना चलेगा, 0,0,0, ठीक है। अब ओरिजिन पे मैं मान लो ये पॉइंट दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज बी पॉइंट। अब ओसी में कितना गया, ओसी का लेंथ कितना है, एक्स, राइट। मैं लेंथ की बस बात कर रहा हूँ। और फिर एसी कितना चला, एसी कितना चला होगा बताओ, ए से सी तक आया तो कितना चला, वाई, राइट। और मैं पी से बी गया तो कितना चला बताओ, पी से बी गया ऊपर, मतलब बी से पी एक्चुअली, नॉट बी से पी, राइट। हाउ मच, इट्स जेड। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। तो ओ से ए तक गया, ए एक्स डिस्टेंस, फिर ए से बी गया वाई डिस्टेंस, और बी से पी गया जेड डिस्टेंस। मैं पी पे पहुंच गया ना, मतलब मैंने ओ से चलना शुरू किया और पी तक जाना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, समझ में आ रहा है, यहाँ से जाऊंगा।
और ऊपर की तरफ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रहा है ना 3D में? हाँ मतलब O से शुरू किया, ए तक गया, फिर ए से शुरू किया, बी तक गया, और बी से चला गया ऊपर की तरफ। अब पता है ना, अब मैं वेक्टर में देख रहा हूँ, मैं अब ओ से ए की तरफ जाऊंगा तो मैं आई एम ट्रेवलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो हम उसको आई कैप के साथ एसोसिएट कर देंगे एक्स को। तो जो अब ओ ए को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आई विल राइट दिस एक्स आई कैप, ठीक है? ओके। अब चूंकि ओसी कितना है, ओसी वाई है, राइट? है कि नहीं? ओसी वेक्टर कितना है, इट विल बी वाई, उसका इसको और इसका यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जे कैप। आर यू गेटिंग? तो y इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और j क्या बता रहा है, j वी आर गोइंग अलोंग y डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखो, जैसे हम जब भी x एक्सिस की बात करेंगे, और x एक्सिस में भी मैं यूनिट इस एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो उसको मैं लिखूंगा x आई कैप, ठीक है? मतलब जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा आई कैप, तो आई कैप रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ठीक है? तुम ये लिख सकते हो, और j कैप जब भी लिखेंगे तो क्या मानोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, राइट? ये पता ही होगा ना तुम्हें, वेक्टर में तो पढ़ा होगा ना। यस और j कैप क्या था, k कैप, सॉरी, ठीक है, यूनिट अलोंग वेक्टर जेड अकाउंट, यस। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग यदि मुझे वेक्टर लेना है तो आई कैप लेंगे, जेड एक्सिस के अलाउंग यदि लेना है तो जे कैप लेंगे, नहीं, वाई एक्सिस के अलाउंग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलाउंग के कैप, राइट? और उसके आगे हम जो भी नंबर लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड दर्शाएगा। जैसे मान लो 2 आई कैप से क्या समझते हो, मतलब हम एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चले, करेक्ट? और फिर 3 जे मतलब, और फिर उसके बाद 3 यूनिट चले जेड एक्सिस पे, तो हमारा जो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप कौन सा वेक्टर होगा, इट विल बी दिस वेक्टर, करेक्ट? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझा? ये 2 आई कैप है, ये 3 जे वेक्टर, 3 जे कैप है, तो दिस विल बी 2 आई प्लस 3 जे, समझा? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो जैसे मान लो कि मुझे इसको अच्छे से समझना है कि 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मतलब क्या है, 2 डी, इसका मतलब है कि मैं 5 यूनिट वेक्टर चला हूँ आई कैप, मतलब 5 आई कैप इन एक्स एक्सिस अलोंग, देन दिस इज 3 जे, तो ये क्या लिखा है, दिस विल बी दिस वेक्टर, राइट? 5 आई प्लस 3 जे, आर यू गेटिंग? मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पर जेड में भी सिंपल वही लिखना, आप समझ में आ गया? इज इट, आर यू गेटिंग? अब इसको आगे बढ़ रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर मैं व्हाट आई विल कॉल एज पीवी वेक्टर, टेल मी, पीवी वेक्टर विल बी हाउ मच? मैं इसको ओबी वेक्टर बोलूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ यस, क्योंकि ओसी एंड ओबी बोथ आर सेम। हाँ बताओ, बी वेक्टर कितना होगा, बीपी वेक्टर, बी से मैं पी की तरफ जा रहा हूँ अलोंग जेड एक्सिस, तो इट विल राइट दिस जेड की कैप, करेक्ट? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस चलो अब मैं देखना, तुम बताओ ओबी वेक्टर निकाल सकते हो क्या, व्हाट इज दिस वेक्टर? ओबी वेक्टर, ये ओबी नहीं है एक्चुअली, दिस इज ए बी, एक्स आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस कैप, वाई राइट? जी कैप So it will be x I cap plus y j cap. This is my OB vector. x I cap plus y j cap. और फिर मुझे ऊपर जाना है, तो यदि मुझे OP वेक्टर चाहिए तो OP वेक्टर देखो ये वाला, 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा एक्चुअली, 3D होता तो अच्छा रहता है। ये OB वेक्टर देखो, ये निकालना है, ठीक है? यू हैव टू फाइंड दिस वेक्टर। तो OP वेक्टर क्या होगा, कैन आई से इट विल बी OB वेक्टर प्लस एक्स PV वेक्टर, राइट? पीवी वेक्टर तो OP वेक्टर कितना आ जाएगा, x I कैप प्लस एक्स आई y j कैप कैप प्लस वाई जी कैप प्लस प्लस जेड z के की कैप। कैप, हो गया? सिंपल सा मतलब है, यदि 3D में कोई पॉइंट दिया है, जैसे कोऑर्डिनेट है 3 2 4, और उसको मुझे वेक्टर बनाना है, तो क्या करेंगे,
OP vector will be what? 3i cap plus 2j टू cap जी plus कैप 4j cap. प्लस फोर जी कैप। सिंपल k cap ना. इस प्रकार से हम किसी भी वेक्टर को जो स्पेस में है, कोई भी पॉइंट स्पेस में है और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो उसके x y z कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो सिंपल मैं उनके साथ i j के एसोसिएट करके क्या कर सकता हूँ? आई कैन जस्ट राइट इन दी प्लेटफॉर्म. करेक्ट. नेगेटिव में भी समझ में आ गया? आर यू गेटिंग? जैसे हमारी उसको इसको सिग्निफिकेंट बताना है, इसे क्या समझती है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो वेक्टर लिखा है, वेक्टर ए, लेकिन यदि उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इट इज 1, 1, 1, 1, 1. सिंपल. ठीक है, तो दोनों बनना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म से पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में, पॉइंट वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में. ठीक. लेट्स ऑफ वी हैव. अब हम बात यस करते सर। हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना और यूनिट वेक्टर कैसे निकालना. ठीक है. मैग्नीट्यूड का मतलब समझती हो? ठीक. जैसे मान लो हमें ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब ओ का डिस्टेंस पी से, राइट. यदि मैं 3D में विजुलाइज करूँ तो बता, ओ से बी का बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगी? डिस्टेंस फार्मूला यूज करके. 3D में डिस्टेंस फार्मूला सेम होता है 2D जैसे, राइट. तो ओपी का डिस्टेंस कितना होगा? x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का होल स्क्वायर, राइट. तो क्या आएगा? रूट एक्स यस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यदि कोई वेक्टर ओपी दिया है ये, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक नया पॉइंट निकल के आया. आर यू गेटिंग? क्योंकि ये ओ और पी के बीच का डिस्टेंस है, इसीलिए मैं वहां से डिस्टेंस फार्मूला यूज किया. और इन जनरल में भी आप निकाल सकते हैं. जैसे मान लो कोई वेक्टर ए दिया है विच इज गिवन आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस 3k कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट, विच इज व्हाट? 1 plus 1 plus 9, which is root 11, right? Is it fine? That's all we have to do. समझ में आ गया? यस सर। That's all we have to understand. अब हम आगे बात कर रहे हैं थोड़ा कि यदि हमारे पास मान लो किसी इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि कोई भी वेक्टर को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं. क्या? उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, राइट. जैसे वेक्टर ए कैन बी रिटन एज डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, राइट. तो मैग्नीट्यूड क्या दर्शाते हैं? मॉड से, और डायरेक्शन को उसके यूनिट वेक्टर से. तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ? मतलब किसी भी वेक्टर का यदि यूनिट वेक्टर निकालना है तो वी हैव टू डिवाइड दैट वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. आर यू गेटिंग दिस? तो इसको इन यस जनरल भी बता. तो यदि हमारे पास कोई वेक्टर ओपी है विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आया था? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. देन व्हाट विल बी यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी वेक्टर? देन it will be OP अंडर upon रूट magnitude of OP, right? X I cap plus Y J cap plus Z K cap divided by root x square plus y square plus z square, which is what? X upon root x square plus y square plus z square I cap, right? Plus y upon root x square plus y square plus z square. ठीक है, तो ये तुमने तो पढ़ा होगा फिजिक्स में ना? पढ़ा है? यस सर। तो इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूँ. अब आगे बढ़े. हाँ सर चलो। अरे next, now we are going to discuss direction angles and direction cosine, which is very important. ठीक है. तो कई बार यदि हम वेक्टर को ऐसा ना लिख पाए एक्स आई कैप, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना बहुत टिपिकल होता है, तो मैं उसको कई बार ऐसे ही लिख दूंगा. ठीक है. तो मतलब ये समझना कि वेक्टर ही लिखा है जिसमें उसके जो आई के साथ है वो एक्स है, वाई के साथ जी है, जेड के साथ के, राइट. डू अंडरस्टैंड दिस? दैट्स ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़े. ओके. चलिए, now we are discussing direction angles and direction cosine. This is very important topic.
ये शायद तुमने पहले पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो पता है। डायरेक्शन वो सुना ही, डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन एक ही साथ होते हैं। अब जैसे मान लो हमने अभी तुम्हें बताया था कि पी वेक्टर कहाँ था, ये 3D में, राइट, ऊपर की तरफ, और ओपी को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ओपी जो लाइन है, ओपी समझ में आ रहा है, ओपी 2D में नहीं, ओपी 3D में। ओपी जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ना, इसको, ये वाला एंगल, ये अल्फा बोलते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्शन एंगल। और जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ये वाई एक्सिस की ना, उसको कहते हैं बीटा। और जेड एक्सिस का जो एंगल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा का डायरेक्शन एंगल तरीके से। डायरेक्शन एंगल्स आर नथिंग बट एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस of the line vector joining O and P point, ठीक है। So this is called direction angle. Now we'll discuss about direction cosine. ठीक है, ये समझ में आएगा डायरेक्शन एंगल। एक मिनट सर। इसको डायरेक्ट फिगर बना लो, और थोड़ा ऐसे बनाना कि दिखे जब 3D। ये P कहाँ है पता? P स्पेस में है, दिस इज नॉट इन जेड वाई प्लेन, दिस इज इन स्पेस, ठीक है, एक्स वाई जेड के बीच में, दोनों तीनों प्लेन के बीच में है। वैसे यहाँ पर जब हम जैसे हम एक्स और वाई को कट करते हैं तो उससे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, राइट। और एक्स वाई जेड से करते हैं तो कितने क्या बनते हैं, ऑक्टेंट बनते हैं, राइट। ये तो पता ही है। पता है ऑक्टेंट का मतलब क्या है? मान लो तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 8 फ्लोर है, मतलब 8 रूम है, और 2 फ्लोर है बस, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। मैं तुम्हें उसका टॉप मतलब साइड व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे दिख रहा है। तो उसके अपोजिट में एक और रूम होगा, राइट, है ना। इसके अपोजिट में एक और रूम होगा, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी, कैसे दिखाऊँ? तो उसको साइड से देखोगे तो मैं ऐसा दिखेगा कुछ, समझ में आ रहा है? हाँ अब मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे तो ड्राइंग का भी तो बहुत लगता है, समझ गई ना। एक बिल्डिंग है जिसमें ऐसे 8 रूम है ना, और इसका ये ई कहलाता है ओरिजिन। और उसके बाद इसमें जो होता है ना ये मतलब वाला, एक बड़े क्यूबॉइड में एक पॉइंट 8 के सेक्शन। अबाउट मल्टीपल नंबर में 8 क्यूब्स। ओके। हाँ मतलब या तो तुम ऐसे ही होता है तो तुम्हारे पास 8 क्यूब है, उसको इस प्रकार से अरेंज कर दिया, एक इसके बाजू में, एक इसके नीचे, और इसके साइड में, ऐसे। अब 3D में मैं दिखा सकता था, मतलब मैंने शायद किया था पहले जैसे। वैसे में तुझे समझने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए वैसे इतना ज्यादा नहीं। हाँ ठीक। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्शन एंगल्स की। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा है। और जब इनके साथ हम कोसाइन को एसोसिएट करते हैं, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। इन्हें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल का मतलब अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि जब भी हम डायरेक्शन एंगल्स को कोसाइन के साथ एसोसिएट कराते हैं तो उसे डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं, ठीक है। और जब हम बीटा को डायरेक्शन कोसाइन को बीट कॉस के साथ एसोसिएट कराते हैं तो कॉस बीटा देन कॉस गामा, सिंपल, ठीक है, दैट्स ऑल वी हैव डन। इज इट फाइन? So these are called direction cosine. Cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosine. Alpha, beta, gamma are called direction angle. हमको निकालते कैसे हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है मैडम। हाँ सर। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम देखना पड़ेगा 3D में जूम करके। ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस।
यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ से मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया, तो पी प्राइम एक्स वाई वाई, ये वाई एक्सिस है, क्या बता रहा हूँ, और दिस इज माई एक्स एक्सिस, और ओपी मैंने यहाँ पर, दिस इज ओपी, और ये मैंने माना था बीटा, राइट। ओपी लाइन जो वाई एक्सिस के साथ बनाती है, तो बताओ ये वाला पॉइंट कितना होगा यदि एक्स वाई जेड है, तो दिस विल बी व्हाट, 0, y, 0, करेक्ट, इज इट फाइन। हाँ और इसका लेंथ कितना था ओपी का, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यदि मैं यहाँ पर कॉस बीटा लगाऊं तो कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस कितना है वाई, राइट, और हाइपोटेनस कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो दिस इज माय कॉस बीटा। सिमिलरली तुम कॉस अल्फा की जाए करोगे, वो तो मुझे दिखाने में थोड़ा दिक्कत होगी, मैं तुम्हें डायरेक्टली लिख के दिखा देता हूँ, इट विल बी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। And if you do for gamma, then you will get cos gamma is equals to what, z upon root x square plus y square plus z square, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस का उसके रिलेशन के साथ जो उस पॉइंट के एक्स वाई जेड के साथ उसका रिलेशन है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, मैंने तीन नहीं निकाला, लेकिन जैसे चलिए क्वेश्चन से ले लेते हैं फटाफट, जैसे मान लो ये हो गया, हाँ सर। ये तुमने पहले पढ़ा है कि पहली बार पढ़ रही हो, ये समझ में आया cos अल्फा कैसे निकला, cos अल्फा cos वाई, उसको हमने एनालॉजी से किया, यदि cos बीटा ये y आ गया ऊपर, तो cos अल्फा में x आएगा, cos गामा में z आएगा, ठीक। और जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर लिखा है, तो यदि तुम ध्यान से देखोगे तो हमने ओपी वेक्टर क्या लिखा था, ओपी का जो यूनिट वेक्टर था वो क्या लिखा था, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट, इंटू आई कैप, फिर उसके बाद वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के जे कैप, राइट, फिर जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। तो इसको तुम ध्यान से देखोगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, अभी मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से कोरिलेट करो इसको, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट्स कॉस सेक अल्फा, अल्फा। क्या अच्छा भूल हाँ रही सॉरी कॉस, हो, नहीं फिर ये मुझे दिस विल बी कॉस कंफ्यूजन हुआ। बीटा, और दिस विल बी कॉस गामा के, कॉस गामा। गामा के, तो डायरेक्शन कोसाइंस का यूनिट वेक्टर के साथ रिलेशन है, ठीक है, तो वी कैन राइट डायरेक्शन कोसाइन, और हम जनरली कॉस अल्फा बड़ा रहता है तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको एम से, और दिस इज एन से, राइट। तो यदि हमारे पास एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप लिखा है, इसका मतलब उसका उसका यूनिट वेक्टर भी है, ठीक है, दैट्स हाउ वी हैव डन, इज इट फाइन, चलेगा, ठीक है। तो और एक एल, एल को क्या मैंने बोला, कॉस अल्फा, एम को क्या मैंने बोला, कॉस बीटा, और एन को क्या बोला मैंने, कॉस गामा। आप तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एल एम एन क्या है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट, है कि नहीं। एम स्क्वायर मतलब हाँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना आएगा देखो, ऐड करने पर वन। यू विल गेट वन, तो एक रिलेशन यहाँ से भी आ गया कि एल एम एन में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज वन। ये बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं लेकिन समझ में नहीं आती, लेकिन तुम समझ लो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत एलेबोरेटली पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज वन, ठीक है, और ठीक है, और ये किसी वेक्टर के यूनिट वाला डायरेक्शन में लिखना है तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, दैट्स ऑल वी हैव डन।
ठीक है, तो लेट्स गो अहेड। तो आज का लेक्चर जो लोग मिस करेंगे वो बहुत चीजें मिस कर देंगे। एक क्वेश्चन दे लो फटाफट। हमारे पास मान लो कोई वेक्टर दिया है ओपी इज टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। यू हैव टू फाइंड ओपी कैप, यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, यू हैव टू फाइंड एलएमएन। फटाफट निकाल लो ये तीन चीजें। तीन नहीं, ये पांच चीजें हैं एक्चुअली, तो निकाल लो नोटबुक में कर, उसके बाद चले जाएंगे। बताओ ओपी ओपी कैप कितना होगा? सर ओपी कैप 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k टू कैप आई बाई कैप 3 प्लस टू आएगा। जे कैप प्लस के बाय रूट 5, राइट? √5 कैसे सर? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इट 1 इज थ्री, स्क्वायर। थ्री हाँ ना? हाँ ओपी 3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? थ्री। एल 3 कितना होगा? 2i 2/3। कैप बाई 3। कॉस अल्फा होता है ना, कॉस अल्फा क्या बताया था? एक्स ओके हाँ अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। ये कितना होगा? एम 2/3। और 2 एन बाई कितना 3 होगा? 1/3। बात खत्म। 1/3। Done। तो आज के लिए इतनी करते हैं।